देश के इतिहास में पहली बार किसान सड़कों पर नजर आया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या किसानों का विश्वास लोकतंत्र में बचा हुआ है? इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ किसान नेता अविनाश काकड़े मौजूद है, जो काफ़ी अच्छे वक्ता भी है, और साथ ही 3 मार्च से 16 मार्च तक सिंदखेड़ से साइकिल मार्च निकाला जा रहा है किसान ब्रिगेड की ओर से। किसान के हित में, उनके सम्मान में निकाला जा रहा है, उनकी समस्याओं को लेकर। तो आइए अविनाश काकड़े, इनसे हम बात करते हैं। सर, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि अन्नदाता को अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए सड़कों पर नज़र आते हैं, और उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है सरकार की ओर से। क्या किसान नेता होने के नाते आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र में अभी भी विश्वास रखना चाहिए, और जिस तरह सरकार की तरफ से जो पेशकश हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, लोकतंत्र ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमारी है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों द्वारा क्या किया है उन्होंने कि ये क्रियाकलापों द्वारा उन्होंने हमारे खेत में इंडस्ट्रीज खड़े कर दिए, तो हमको रास्ते पे आना ज़रूरी था, क्योंकि अब तक तो फसल हमारी लूट रही थी ना, अब तो नस्ल लूटने वाली है। तो ऐसी चीज़ में हमको अगर रास्ते पे नहीं आए तो फसल लूटते तक हम शांत रहे, नस्ल लूट जाए तो फिर क्या करेंगे? इसलिए नस्ल बचाने की ये लड़ाई चल रही है हमारी। और इस देश में एजुकेशन सेक्टर का भट्टा बैठा दिया, एजुकेशन सेक्टर में सारे तुम्हारे गुलाम करा दिए, जॉब सिक्योरिटी सब छीन लिए, छुट्टी छीन लिए, 12 घंटे का तुम्हारा दिन करा दिए, तब भी लेबर उठा नहीं, एजुकेशन सेक्टर वाले उठे नहीं। तो ये देश मर गया है, मगर किसान मरा नहीं है, क्योंकि हम जिंदे लोगों के, जिंदे फसल के साथ, जिंदे जानवरों के साथ हम काम करते हैं, हम नेचर के साथ काम करते हैं, तो हम जिंदा है। और ये जिंदापन हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को अगर जिंदा है रहना है तो जिंदे लोगों को रास्ते पर आना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का पहला शर्त होती है, वो शर्त हम कर रहे हैं पूरा। आज आपको बता देता हूँ कि दिशा रवि नाम की एक जो लड़की, 22 साल की लड़की, जब जेल में जाती है और वो बोलती है कि किसानों के साथ में खड़ा होना अगर अपराध है और इस अपराध के लिए मुझे जेल होता है तो मैं ज़िंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूँ। ये बात है गांधी की बात। गांधी ने यही बोला था कि अगर किसानों की बात उठाना अगर अपराध है तो वह अपराध मैं ज़िंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ। यही इनका माफ़ी बोल रहा था कि ये अगर करना अपराध है तो मैं सरकार से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अज्ञान था, मैं ये अपराध नहीं करना चाहता था, मैं बार बार माफ़ी मांगता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दो, ऐसा अपराध मैं कभी नहीं करूँगा। तो ऐसे बोलने वाली की ये परंपरा की ये सरकार है, तो इनको ना तो लोकतंत्र से मतलब है, ना उनको जनता से मतलब है, ना किसानों से मतलब है। उनको मतलब अपने फिलॉसफी से है, अपनी एक जाति विशेष के उत्थान से है, और वो जाति विशेष में भी कुछ चंद लोगों के लिए है। सारी जाति का भी भला नहीं कर रहे, वो अपनी भी जाति का भला नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना है? तो हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, हम बुद्ध पे विश्वास रखते हैं, हम गांधी पे विश्वास रखते हैं, हम बाबा साहब पे विश्वास रखते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर जनतंत्र, लोकतंत्र बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है, खाली 3 कानून की लड़ाई अब ये बची नहीं है। ये लोकतंत्र इस देश में बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये हमें अधिकार है। सर, इन दिनों फिर से एक बार लॉकडाउन की लहर हमें नज़र आ रही है। 1 साल के पहले फिर एक बार कोरोना मतलब राज्य में बढ़ने की संभावना जिस तरह से दर्शाई जा रही है, आपको क्या लगता है जिस तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार लॉकडाउन के नाम पर फिर एक बार लोगों को, आम जनता को फिर एक बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जो उनकी गाड़ी कहीं ना कहीं शुरू हुई थी, फिर एक बार उस पर ब्रेक लग जाएगा। तो आपके नज़र में क्या है लॉकडाउन? सारे दुनिया के लीडर और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि लॉकडाउन ये उपाय नहीं है कोरोना का, उन्होंने बोला था, मगर ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। इन्होंने बोला था कि आप इतने घंटे का बंद करिए, 17 दिन का बंद अगर हो जाएगा तो महाभारत जीता था हमने 17 दिन में, तो हम कोरोना से युद्ध 21 दिन में जीत जाएंगे। क्या हुआ? ये सब बकवासबाजी करते। और लॉकडाउन किस लिए लगाया था कि हमारे पास में जो हेल्थ सेंटर थे, क्वारंटाइन सेंटर थे, उसकी कमी थी। अचानक बढ़ जाए पेंडेमिक, और पेंडेमिक बढ़ने के बाद उतने लोगों का हम ट्रीट नहीं कर सकते थे। मगर अभी लॉकडाउन लगाने का क्या मतलब है? अभी 1 साल में अगर आप नहीं कर सके, सारी व्यवस्था पूरी नहीं कर सके, तो क्या अब कहाँ से कब करोगे? कितने सालों में करोगे? 5 सालों में, 10 सालों में? और 10 साल और 5 साल में देश कहाँ रहेगा? मजदूर कहाँ रहेंगे? शिक्षा का क्या हालत होगा? बच्चों की क्या हालत होगी? परिवारों की क्या हालत होगी? ये देश की पूरी इकोनॉमी जो तबाह होना शुरू हो गया था, कब से? नोटबंदी से।
नोटबंदी के बाद भी पूरी इकोनॉमी तबाह हुई, फिर जीएसटी नाम का एक प्रयोग लाया गया, फिर अनेक प्रयोग करके इन्होंने पूरी तरीके से तबाह किए। क्योंकि संघ के जो गीता और कुरान हैं, 2 किताबें हैं उनकी, बंच ऑफ थॉट्स और वी फाइंड आवर नेशनहुड, उस वी फाइंड आवर नेशनहुड में लिखा हुआ है 80 नंबर से 85 नंबर पेज पर कि जब तक इस देश के 95% लोग हैंड टू माउथ नहीं होंगे, मतलब उनको खाने के लाले नहीं पड़ेंगे, जब तक इस देश में हमारी विचारधारा लागू नहीं हो सकती है। उस दिशा में पंतप्रधान जी हमारा देश ले जा रहे हैं और उसका विरोध हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अन्न को पैदा करते हैं और आपको पता होगा कि जो अन्न पैदा करती है, माँ अन्न पैदा करती है, तो माँ को घर के बारे में एक सेंस होता है ना। घर में सास बहू की लड़ाई होती किस बात को लेके होती है कि किचन पे कब्जा किसका रहेगा, इसी बात की लड़ाई है, दूसरी कोई लड़ाई नहीं है। उसके कोई इंटरेस्ट अलग, इकोनॉमिकली इंटरेस्ट अलग नहीं रहते, उसके सोशल इंटरेस्ट अलग नहीं रहते। वहाँ किसकी रहेगी? क्योंकि वहाँ जिसकी कब्जा रहेगा उसके हाथ में घर के सारे सदस्यों का पेट रहेगा, और पेट जिसके हाथ में रहेगा उसका प्रमाण रहेगा, बोलना, वाक्य प्रमाण रहेगा। ये जब गांव में था सरप्लस, मतलब मेरे को अगर मेरा खेत है और उसमें 25 क्विंटल गेहूं पैदा होता है तो 5 क्विंटल मेरी ज़रूरत थी। 20 क्विंटल का सरप्लस जब तक मेरे गोडाउन में था, जब तक गांव मैं कहता था वैसा चलता था। जब ये सरप्लस व्यापारियों के हाथ में गया, उन्होंने रुमाल के अंदर सौदा करना शुरू कर दिया और फिर व्यापारियों के हाथ से देश चलने लग गया, उसी तरीके से चलने लग गया। आप देखे होंगे गांव में मारवाड़ियों के बड़े बड़े बाड़े बन गए थे, बड़े बड़े किले जैसे मकान बन गए थे, सैकड़ों एकड़ खेतियाँ हो गई थी, क्योंकि सरप्लस पे उनका कंट्रोल हो गया था। उसके बाद में 72 में एक अकाल आया, 72 में, और 75 में सरकार ने एक कानून लाया कि अब फूड के सरप्लस पर सरकार का अधिकार होगा। पीडीएफ सिस्टम के अंतर्गत ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके अनुसार वो फूड पर कब्जे के कारण 45 साल सरकारें हमारे ऊपर राज करती रही, क्योंकि 2 रुपये किलो चावल, गेहूं 1 रुपये किलो ऐसा जो बेच के और उनके वोट लेने का जो काम किया था सरकारों ने, ये सरकार तो इतनी नालायक है कि खुद का भी हित नहीं सोच रही है। इन्होंने वो सारा सरप्लस फूड अडानी और अंबानियों के पास में दे दिया है। 4 परिवारों के पास में 135 करोड़ रुपए का फूड, 135 करोड़ लोगों का अगर फूड सिक्योरिटी आप देते हो तो आप बताइए कितना बड़ा झंझट है, कितना बवाल हो जाएगा देश में। मैं मध्यम वर्गीय लोगों से कहना चाहता हूँ जो इसका समर्थन करते होंगे कि बाबा रे, 70% किसान वैसे भी खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने उसका धंधे का इम्पोर्टेंस, उसकी उपज की कीमत और उसका सम्मान छीन लिए थे, तो वो निराशा से खेती कर रहे हैं 70%। वो अगर कंपनी को खेती सरेंडर कर देता है तो आपके फूड सिक्योरिटी को खतरा है। 27% गरीबी रेखा के नीचे लोग थे कांग्रेस के ज़माने में, ऐसा बोलते थे। बीजेपी उस झंझट में पड़ी थी कि 27% नहीं 30% लोग है, और आज मोदी जी खुद बोलते कि 85% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। क्या कर रहे? तुम्हारी 6 साल की उपलब्धि क्या है? तो 27% से उठा के आपने 65% कर दिए। अब 30% बचे हैं, 95% हो गया तो फिर सबकी कमर टूट जाएगी। ना संविधान को बचाने की लड़ाई बचेगी, ना आवाज़ करने वाले लोग बचेंगे, ना संग्रहित करने वाले और ना कुछ साइकिल यात्रा निकालने वाले और पद यात्रा निकालने वाले लोग बचेंगे। आपको नहीं चाहिए, आपको लोकतंत्र भी नहीं चाहिए। आप आंदोलनजीवी बोल रहे, किसी को भी उठा के आंदोलनजीवी बोलते हो। तो राजघाट पे निर्भया के वक्त जो सुषमा स्वराज जी डांस कर रही थी, वो मुजरा था क्या कि आंदोलन था? क्या था ये? जब राम मंदिर की लड़ाई लेके चल रहे थे, वो आंदोलन था या क्या था? क्या कर रहे थे? कश्मीर को झंडा फहराने की, तिरंगा लाल चौक पे बात कर रहे थे, हुबई के मैदान में तिरंगा फहराने की बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे ना आप लोग। तो आप परावजीवी हो, आप दूसरे की मेहनत पे खाते हो, आप भय का दोहन करके खाते हो। आरएसएस की संस्कृति है बिना मेहनत खाने की। उन्होंने लिखा है मनुस्मृति में कि किसी भी जो द्विज है उसने हल को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नंगे पैर खेत में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आईक्यू समाप्त होता है। तो उन्होंने कभी काम नहीं किया ना मेहनत का, तो उनको ना तो श्रम समझेगा, ना उनको किसान समझेगा, ना उनको फसल समझेगी, ना उनको हमारा नेचर समझेगा, ना उनको हमारे संस्कृति समझेगी, ना हमारे संस्कार समझेंगे। ये कहाँ से बाहर से आए हुए लोग इस देश को ना तो समझ रहे हैं, ना समझना चाहते, ना समझेंगे, इसलिए ये उटपटांग निर्णय करते जा रहे हैं।
आपने 6 साल की उपलब्धियों की उनकी बात की कि क्या किया है 6 साल में, तो क्या ये जो उपलब्धियों को लॉकडाउन के नाम पे, कोरोना के नाम पे फिर एक बार ढका जाएगा कि लॉकडाउन का पीरियड आ गया इसीलिए ये सब समस्या हुई? क्या लगता है आपको? क्योंकि हम, जैसे कि मैंने प्रकाश पोहरे सर को भी ये सवाल, जैसे कि उन्होंने सवाल उठाया था और निशाना साधा था कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश लॉकडाउन के पीरियड में अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसको क्या लगता है, आप उनके वक्तव्य से कितना सहमत है? देखो, हमारे देश में एक विश्व आचार्य बैठा हुआ है जो विश्व गुरु बनाना चाहता है देश को। वॉशिंगटन पोस्ट ने हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाया है। कनाडा में हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं, ब्रिटेन में हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। क्यों उठते हैं सवाल? क्योंकि लोक भावना को हम समझना नहीं चाहते हैं। लोक भावना क्या है कि हमने जो मांगा नहीं था वो हमको क्यों दिया। भाई, अभी तोमर जी ने कहा कि भीड़ से कानून नहीं बनते, मगर तोमर जी भूल गए हैं उसी भीड़ के कारण कानून बनाने वालों का अस्तित्व आता है। वो तुम पैदा उसी भीड़ के कारण होते हो। तुम्हारी माँ है वो भीड़, और माँ को गाली देने वाला कौन होगा? वो कोई सच्चा अच्छा लड़का नहीं हो सकता, वो कलंकित है। और ये सारी कलंकित औलादे उस जनता को भीड़ बोल रही है जो वहाँ नियोजन पूर्वक लोकतंत्र के सारे पालन करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर, गांधी और बुद्ध ने बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए वहाँ बैठे हुए हैं। उनके ऊपर कितने अत्याचार कर दिए, कितना अपमानित किया। खालसा का झंडा तक जलाने का काम आपने किया, जिस खालसा के झंडे के लिए आपको पता होगा पीरागढ़ी की लड़ाई में उन्होंने पूरे मर गए, मगर वो झंडा नहीं गिरने दिया। वो झंडा को जब सम्मान वो करते हैं। और कौन है सरदार? एक बार छेड़ा था उनको, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, सीएम नहीं रहे, एक्स जनरल नहीं रहे, तब भी उनको कोई आतंकवादी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जुनून से भरा समाज है। और वो समाज कैसा है कि लॉकडाउन में पूरे दुनिया में कुछ भी हुआ होगा वो सबको खाना खिला रहे थे। 500 सालों से खाना खिलाने वाला समाज। आप पूछते हो कि उनको खाना कौन खिला रहा है, उनको फंडिंग कौन दे रहा है, उनको ये कौन कर रहा है? अरे तुम परोजीवी हो, पराउपजीवी हो। तुम भीख मांग के खाते थे, और आटा और बेसन हमारे घर से मांग के खाने वाली औलादे हमसे पूछ रही है कि आपको कहाँ से मिल रहा है खाना। अबे, पैदा हम करते हैं खाना, हम खिलाते हैं खाना, तुमने कभी नहीं खिलाया हमको खाना। हमसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। और जो तुम पूछ रहे हो वो अपने माँ से कि तूने दूध कहाँ से लाया, तुझे दूध कैसा आए, ये पूछने वाला अगर कोई बच्चा होगा तो उसको क्या बोलोगी आप? वैसा सवाल है वो। एक आखिरी सवाल आपके साइकिल मार्च के बारे में। 3 से 16 मार्च के बीच में जो आप साइकिल मार्च निकाल रहे हैं, क्या किस तरह का स्वरूप रहेगा और किस तरह से लोग जुड़ेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखो, अभी तक तो कई लोगों के फ़ोन, सैकड़ों लोगों के आ चुके हैं। किसी ना किसी को निकलना पड़ेगा। आपको एक बात पता है कि जहाँ भी दंगल होती थी, दंगल जैसी शुरुआत होती थी, वहाँ हमारे सारे पुराने नेता बैठ के उसको समझाने का काम करते थे। उनको समझाते थे कि ये ठीक नहीं है तरीका। अभी जो नेता है, दुर्भाग्य है कि दंगल ये करवाते हैं और बाद में पुलिस के द्वारा शांत करने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो आग लगी है सब तरफ, विदर्भ का जो किसान, जिसको ये नहीं समझ रहा है कि एमएसपी अगर समाप्त हो जाएगा, बाजार समिति एपीएमसी अगर समाप्त हो जाएगी तो एमएसपी समाप्त हो जाएगा, और एमएसपी अगर समाप्त हो जाएगा तो इस यानी विदर्भ के कॉटन और जो सोयाबीन है उसको खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं खरीदेगा। और आप कॉटन और सोयाबीन के बिना कई कारणों के कारण दूसरी फसल पैदा करने के अभी आपको हुनर भी नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है। तो ऐसे इसमें ये बचाना ज़रूरी है। ये देश अगर बचाना है तो किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। किसान अगर मर जाएगा तो देश भी जिंदा नहीं रहेगा। दो ही लोग चला रहे देश को, एक जवान चलाता है, एक किसान चलाता है। हमारे साथ में विदर्भ के जवानों ने भी समर्थन दिया है और वो जवानों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में रहेंगे, किसानों के बच्चे भी हमारे साथ में रहेंगे। और एमएसपी कितना ज़रूरी है, बाजार समिति किस तरीके से ये समाप्त होगी। जैसा सरकारी स्कूल समाप्त नहीं किए मगर प्राइवेट स्कूल आए तो सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, प्राइवेट मोबाइल आए तो सरकारी मोबाइल की हालत क्या है, जितनी भी प्राइवेट हेल्थ सिस्टम आई तो सरकारी हेल्थ सिस्टम की हालत क्या है। अब रेलवे का 3 रुपये का प्लेटफॉर्म 30 रुपये का और 50 रुपये का बिकने लग गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जब जब होता है तो सरकारी संपत्तियाँ बिकती हैं। क्या बेचने का छोड़ा है मैडम इन्होंने? रेल, गेल, भेल, सेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, वो सी पोर्ट, कुछ नहीं बेचा। हाई टेंशन लाइन सारा बेच दिया, रास्ते बेच दिए। अब
आखिरी बात इनके पास बची थी जो था ज़मीन हमारी। तो ज़मीन बिक गई तो नस्ल बिक जाएगी, इसलिए ज़मीन की लड़ाई और नस्ल की लड़ाई है, ये समझाने के लिए हम चल रहे हैं। ये पहला फेज़ है। प्रथम चरण में मैं 900 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हूँ। मेरे जितने साथी हमको ये सहायता कर रहे हैं, मेरे साथ में आ रहे हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष मेरे साथ चलेंगे, उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रकाश पोरे जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष है, उन्होंने इस नियोजन में हमको पूरे साथ दिया। उन्होंने, हमने जब ये कल्पना उनके साथ में रखी तो बिल्कुल जाना चाहिए, होना चाहिए बोला, और उस नियोजन में जिस तरीके से वो हिस्सा ले रहे, रोज़ रात में हमारे हर मीटिंग में आने का जो प्रयास करने का और प्रॉमिस उन्होंने किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैडम, हम अलग जगह के रहेंगे, हम जगह के रहेंगे, क्योंकि हम जिंदा है। मरे होते तो अकड़ के बैठे हुए थे घर में, हम जिंदा हैं, हम में लोज हुए हैं, और हम जिंदे लोगों को, जिंदी कौम को जगाना चाहते हैं, जो धर्म की, जाति की, भाषा की आस्था में सोए हुए हैं, बेहोश है, उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं। ये अलग है, इसलिए हमने किसान जागर यात्रा नाम रखा है उसका। तो ये थे हमारे साथ अविनाश काकड़े, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 6 साल की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के पैतरे अपना रही है, और साथ ही जिस तरह से किसान जागर यात्रा की इन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी कि 900 किलोमीटर ये यात्रा निकलेगी, और एक आह्वान किया है कि लोगों को जगाने के लिए इस तरह की यात्रा की ज़रूरत को देखते हुए यात्रा निकाली जाएगी, ताकि लोगों को मानसिक तौर पर उन्हें बताया जा सके कि इस वक्त हमारे समाज में, हमारे देश में क्या चल रहा है और किस तरह के कदम उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास जूनी के साथ चेतना गानर।